गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SK गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। अपन ने अपनी गत कक्षाओं में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में चर्चा की थी, जिसमें रिचर्ड निक्सन के काल की विदेश नीति के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि रिचर्ड निक्सन ने एक लंबे समय के बाद एक नई खोज की नीति का प्रारूप तैयार किया था। क्योंकि अब तक अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य आधार है वो सैनिक गठबंधन, आर्थिक एवं सैनिक सहायता ही रहा था। सैनिक सहायता और आर्थिक मदद देकर अमेरिका विश्व के जो राष्ट्र थे उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रिचर्ड निक्सन ने इसके अंदर काफ़ी बदलाव किया और यूरोप की सद्भावनापूर्ण यात्रा की उसका कार्यक्रम बनाया और कूटनीति के आधार पे एक नई खोज की नीति को उन्होंने शुरू किया। इसके अलावा पश्चिमी एशिया के प्रति भी जो उनकी नीति है उसमें भी अपने कार्यकाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न की। पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल के बीच 6 नवंबर 1973 को चौथी बार युद्ध हुआ था। इसके विपरीत निक्सन ने 2 बिंदुओं के आधार पर ज़्यादा महत्व दिया, जो इस प्रकार थे। फिलिस्तीन पर अत्याचार बढ़ाया गया और निर्धारित सीमा रेखा को स्वीकार करने से भी इनकार किया गया, अर्थात इजराइल अधिकृत भूमि पर कब्जा बनाए रखने का अमेरिका ने समर्थन किया। इसी तरह रूस के प्रति भी अमेरिका की नीति में काफ़ी बदलाव आया। चीन के प्रति जो नीति है उसके अंदर भी उसने बदलाव करने की कोशिश की। तो इस तरह हमने कुछ पॉइंट्स के द्वारा रिचर्ड निक्सन के काल की विदेश नीति के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम देखेंगे उनके बाद जो राष्ट्रपति बने हैं जेराल्ड फोर्ड है कि जेराल्ड फोर्ड के काल में अमेरिका की विदेश नीति क्या रही है। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जब वाटरगेट कांड में लिप्त पाए गए थे तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और इसके बाद में जेराल्ड फोर्ड हैं वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। तो इन्होंने अपने विदेश नीति में किस तरह क्या बदलाव किया, किस तरह अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लेंगे वियतनाम पर नीति। फोर्ड के कार्यकाल में दक्षिणी वियतनाम ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इससे अमेरिका की विदेश नीति की कड़ी हार साबित हुई। इस हार के बाद हेनरी किसिंजर ने 1975 में कहा था कि अमेरिका की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही है, अब वह सर्वोपरि नहीं रहा है। क्योंकि इससे पहले तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका की स्थिति काफ़ी मजबूत थी और उसको नंबर 1 पे माना जाता था अपनी ताकत के आधार पे। तो इस वियतनाम के साथ जो उनकी हार हुई थी उसके अंदर इसकी जो पावर है उसके अंदर काफ़ी प्रभाव हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि जेराल्ड फोर्ड है उनकी पश्चिमी एशिया के प्रति नीति क्या रही है। फोर्ड ने पश्चिमी एशिया में शांति की स्थापना करना ज़्यादा उचित समझा था। इन्होंने इजराइल के साथ जो 2 अरब राष्ट्रों को भी अपने विश्वास में लेने की नीति अपनाई, क्योंकि अमेरिका अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था और इसी के तहत उसने अपने पड़ोसी राष्ट्र थे उनसे वो संबंध है उनको मजबूत करने की कोशिश की। 26 मार्च 1976 को यूएनओ सुरक्षा परिषद में इजराइल विरोधी जो प्रस्ताव आया था उसके ऊपर भी अमेरिका ने वीटो पावर का प्रयोग किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिणी एशिया में पाक के प्रति नीति है वो जेराल्ड फोर्ड के काल में किस प्रकार रही है। अमेरिका ने दक्षिणी एशिया में पाक नीति को यथावत रखा। इसके साथ साथ भारत के प्रति नीति में भी परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। फरवरी 1975 में पाक को 10 वर्ष के लिए दी जाने वाली सैनिक मदद की पाबंदी को भी अमेरिका ने जेराल्ड फोर्ड के काल में हटा दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रूस जो कि अमेरिका का सबसे प्रतिद्वंदी राष्ट्र था उसके प्रति जेराल्ड फोर्ड के काल में फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव किए गए और किस तरह उन्होंने अपनी विदेश नीति को रूस के साथ जारी रखा। राष्ट्रपति फोर्ड ने रूस के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया एवं संबंध को सुधारने का प्रयास किया। इसी क्रम में निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की नीति पर भी अमल किया गया और इन संबंधों को आयोजित करने के लिए कूटनीतिक वार्ता भी आयोजित हुई ताकि दोनों के बीच जो तनाव बढ़ रहा था उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। इसी रूप में
23 और 24 नवंबर 1974 में ब्रेजनेव और जेराल्ड फोर्ड के बीच में सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता को भी अंतिम रूप दिया गया, ताकि इसके माध्यम से दोनों राष्ट्रों को और नज़दीक आने का मौका मिले और दोनों के व्यापारिक संबंध हैं उनको भी काफ़ी मजबूत किया जा सके। इसके बाद हम देखेंगे कि रूस के बाद में चाइना, यानी चाइना के प्रति है वो जेराल्ड फोर्ड ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में किस तरह बदलाव किए, या जो नीति पहले से चली आ रही थी उसमें से कुछ चीज़ों को उन्होंने यथावत रखने का प्रयास किया और अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए उसने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। फोर्ड ने अपने कार्यकाल में चीन के साथ संबंधों को बढ़ाने का प्रयास जारी रखा। जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही थी उन चीज़ों को और भी मजबूत करने का जेराल्ड फोर्ड ने प्रयास किया। नवंबर 1974 में हेनरी किसिंजर को चीन की यात्रा पर भेजा। वो भेजने के पीछे उद्देश्य यही था ताकि चीन के साथ संबंध है उनके अंदर और भी मधुरता आए और दोनों राष्ट्रों को काफ़ी नज़दीक आने का मौका मिले, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो इन चीज़ों को और भी अच्छे ढंग से रख सकें। वैसे चीन की भावनाओं को ब्रेजनेव और फोर्ड की वार्ता से ठेस पहुंची थी, इसलिए किसिंजर की यात्रा के लिए वहाँ पे कोई विशेष उत्साह नहीं पाया गया था। इस प्रकार हमने कुछ पॉइंट्स के द्वारा जेराल्ड फोर्ड की विदेश नीति के बारे में समझने का प्रयास किया, जिसमें उसने रूस के प्रति अपनी नीति क्या रखी थी, चाइना के प्रति जो नीति थी उसको भी उसने बरकरार आगे रखने का प्रयास किया था। दक्षिण एशिया में पाक के प्रति भी वो पाक को आर्थिक सैनिक सहायता मदद देने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हो रहा था, और वियतनाम के अंदर जो उसको करारी हार का सामना करना पड़ा था उस चीज़ को भी वो वापस प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स।